सम्माननीय मिश्रा जी, श्री मनोहर लाल कुमार जी, अपने व्यापारी प्रकोष्ठ के अन्य सभी पदाधिकारी बंधु बहन, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी मंचस्थ पदाधिकारी, व्यापारी प्रकोष्ठ के अभी सारे मंचस्थ पदाधिकारी और आपके इस कार्यक्रम में पधारे हुए देश के विभिन्न भागों से आए व्यापारी बहनों और भाइयों, अभी ये कहा कि कुछ ऐसी बात कही जाए कि सरकार की भी आंखें खुलें। आंख तो उसकी खुलें जिसकी आंख हो, जिसकी आंख ही नहीं है उसका क्या खोलें। न उसके कान है न उसकी आंख है। एक ऐसा काम करती है, न कुछ सुनती है न कुछ देखती है। सही मानों में देश में सरकार नहीं है, सरकार का कंकाल बैठा हुआ है। सरकार की आत्मा चली गई और उसकी लाश को कांग्रेस के ये सब मंत्री परिषद के लोग ढो रहे हैं। और अब तो उसको ढोने में जो उनके संगी साथी थे वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और जब उस लाश को ढोने वाला कोई नहीं मिलता तो वो फिर वो सीबीआई का डंडा चला के उन्हें बुला रहे हैं। इसलिए अब सरकार से तो कोई याचना करने का सवाल नहीं है। अब तो नई सरकार बनाने का सवाल है जो व्यापारियों की सरकार हो। ये जोर से ताली बजाओ, तुम्हारी सरकार बन रही हो, ताली नहीं बजा रहे। इससे जाहिर है कि व्यापारी अपनी सरकार नहीं चाहता। चाहता है तो जोर से बोलो ना। अभी जो सरकार है वो केवल देश के 5-7% लोगों की सरकार है, इससे ज्यादा की नहीं है। सरकार का अभी अभी आपने एक कारनामा देखा, बजट। वो बजट किसके लिए है? उसमें कोई व्यापारी नाम का जीव है? उसमें इनकम टैक्स पेयर है, एक्साइज और कस्टम पेयर है, जो कस्टम दे, इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, उसका जिक्र है। मगर जो उस सामान को बनाए और उसको बेचे, उसका जिक्र नहीं है। बड़ी चीज बनाए, मोटर बनाए, कोई मशीन बनाए, उसकी सुविधाओं का जिक्र है, मगर लघु उद्योग का कोई जिक्र है नहीं। मध्यम उद्योग का कोई जिक्र है नहीं। कुटीर उद्योग का कोई जिक्र है नहीं। बड़े बिजनेसमैन का जिक्र है, छोटे व्यापारी का जिक्र है नहीं। हर साल बजट में सरकार बड़े व्यापारी को 5 लाख करोड़ की छूट देती है और इतना ही घाटा सरकार को है। घाटा किसान की वजह से नहीं है, घाटा मजदूर की वजह से नहीं है, घाटा खुदरा व्यापारी की वजह से नहीं है, घाटा सरकार की बेहुदा नीतियों की वजह से। और दंड देना चाहती है खुदरा व्यापारी को, छोटे व्यापारी को। हमने पूछा ये देश में घाटा क्यों है, राजकोषीय घाटा क्यों है, विदेशी मुद्रा का अभाव क्यों बढ़ता जा रहा है?
ये घाटा क्यों बढ़ रहा है? क्या ये सामान्य वस्त्र विक्रेता की वजह से बढ़ रहा है? सामान्य हलवाई की वजह से बढ़ रहा है? सामान्य फल विक्रेता की वजह से बढ़ रहा है? सामान्य पुस्तक विक्रेता की वजह से बढ़ रहा है? सामान्य परचून की वजह से बढ़ रहा है? नहीं। उसका बेचारे का विदेशी मुद्रा से क्या लेना देना? न वो डॉलर जानता है, न वो डॉलर खरीदता है, न वो डॉलर बेचता है। वो क्या बेच रहा है? वो दाल बेच रहा है, आटा बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, घी बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, साइकिल बेच रहा है, मोटरसाइकिल बेच रहा है। हाँ, जो कार बेच रहा होगा वो भी आज मैंने सुना कि कितने करोड़ रुपए की कार इंपोर्ट हुई है, 20 करोड़ रुपए। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी की छूट दी गई होगी, लेकिन साइकिल के लिए तो नहीं है छूट। साइकिल पर एक्साइज की छूट भी नहीं। आप गिड़गिड़ाते रहिए, नहीं मिलेगी ना। इसलिए ये जो सरकार का घाटा है, इसकी सजा आपको क्यों दी जा रही है, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। संसद में भी हमने यही पूछा उनसे कि ये बताओ भाई, ये डॉलर का दाम बढ़ रहा है, रुपए का दाम घट रहा है, ये किसकी वजह से? ये व्यापारी की वजह से। आप डॉलर में व्यापार करते हो क्या? नहीं। आप डॉलर में कुछ सामान खरीद कर बेचते हो क्या? नहीं। आप काम रुपए में कर रहे हो, वो गिर रहा है। जो बड़ा व्यापारी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो डॉलर में है, उसकी कीमत बढ़ रही है। तो अन्याय किसके साथ है? छोटे। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताओ, ये इसका उपाय क्या है, देश को ठीक कैसे करोगे? अरे बोले बिल्कुल, इस देश में व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या है, 4-5 करोड़ लोग हैं छोटे व्यापारी, उनमें एफडीआई डाल देंगे, एफडीआई बाहर से आएगी। और हमने कहा इनका क्या होगा? बोले इनका जो होगा होगा, हमारा रुपए डॉलर का घाटा पूरा हो जाए। अपराध किसी का और सजा किसी को। ये एफडीआई खुदरा बाजार में ये व्यापारियों के सर्वनाश की घंटी तो है ही, लेकिन ये देश में जनतंत्र की और आजादी के लिए भी खतरनाक घंटी बज रही है। ये मैं बता रहा हूं। इस देश की आजादी 2 लोगों की वजह से टिकी है, जनतंत्र 2 समूहों की वजह से टिका है। एक है किसान और दूसरा है व्यापारी, तीसरा है श्रमिक। ये व्यापारी है जो आजाद है, वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकता है। ये किसान है, वो आजाद है, वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकता है। लेकिन जिस दिन किसान और व्यापारी की आजादी पर चोट पहुंची और वो गुलामी की तरफ चला गया, देश की जनतंत्र पर उसी दिन कुठाराघात हो गया। और जिस मात्रा में व्यापार और किसानी विदेशियों के हाथ में जाएगी, उसी मात्रा में देश की आजादी भी विदेशियों के हाथ में चली जाएगी। जब अंग्रेज यहां आए थे, उस वक्त 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई। हिंदुस्तान के व्यापारियों का विश्व के बाजार में 24% हिस्सा था। कितना हिस्सा था? 24%। कोई यहां बड़े कारखाने नहीं थे, कोई यहां बड़ी मशीन नहीं थी सन 1600 में। ये जो आम व्यापारी है, इसके परिश्रम से, इसकी मेहनत से, जो ये छोटा उद्यमी है, इसकी मेहनत से, इसके सारे पराक्रम और परिश्रम से इस देश का व्यापार विश्व में 24%। 24% व्यापार उस समय, आज और आज पंजाब के आए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आज क्या है? आज तो आप 2% भी नहीं है।
ये जितना भी आज इस देश में आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसका कारण यह है कि आज विश्व के बाजार से हम निकाल दिए गए और उसमें दूसरे लोग शामिल। लेकिन चीन आज अपनी जगह पे कायम है, इसको समझ लीजिए। उसके हिस्से में वैसी कमी नहीं हुई जैसी हमारे हिस्से में कमी हो। क्यों? क्या वजह है? क्या वजह है कि भारत का व्यापार विश्व व्यापार में 24% से घट के 2% पर आ गया। और सरकार हर बार कहती है, जब से ये कांग्रेस की सरकार के प्लान्स होते हैं, अब के हम दुगना कर लेंगे, अब के हम चौड़ा कर लेंगे, आज तक नहीं हुआ। क्या वजह है कि किसान जो पहले इस देश में 51% योगदान कर रहा था, वो आज घट के 13-14% पर आ गया है। पहले अभी तक सिर्फ किसान आत्महत्या कर रहा था, अब छोटा व्यापारी भी उसी रास्ते पर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसको आप गहराई से सोचिए। ये कब से हुआ है? ये विशेषकर तब से हुआ है जब से उदारीकरण का नया नारा लगाया गया। कहने में वो उदारीकरण है, लेकिन वास्तव में वो उधारीकरण है। देश आज कर्जे की तरफ जा रहा है। इसको निपटाने के लिए आपको फिर उधार लेना पड़ेगा। संसद में मैंने बताया था, कोई देश की बड़ी कंपनी नहीं है जिस पर लाखों करोड़ रुपए का उधार ना हो। कोई देश का बैंक ऐसा नहीं है जिसका पैसा उधार में वापस आने की हालत में ना हो। कौन चलाएगा इस देश को? इस सरकार से चल सकता है? इस देश का धन आता है कृषि और व्यापार से, उद्योग छोटे और मझोले से। आप उसकी गर्दन ऐंठ रहे हैं, आप उसको सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि केवल कुछ बड़े घरानों की मदद से देश का उद्धार हो जाएगा। नामुमकिन बात, नामुमकिन बात। हमें बड़ा उद्योग चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमें छोटा उद्योग भी चाहिए, मझोला उद्योग भी चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाहिए, लेकिन हमें घरेलू व्यापार भी चाहिए। बिना घरेलू व्यापार के कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी सफल नहीं हो सकता। जो आप यहां बनाएंगे वही तो बाहर जाएगा। इसलिए सरकार से हमने बार बार मांग की और हम करते रहेंगे। और बहुत से लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो इस बात के लिए आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे, सदन में भी, सदन के बाहर भी, पार्टी के अंदर भी। ये देश चलेगा तो आपके और हमारे उद्यम से चलेगा। ये देश विदेशियों की मदद से नहीं चलेगा, ये देश स्वदेशी के बल पर चलेगा। हमारे वित्त मंत्री ने विवेकानंद जी का एक उदाहरण दिया बजट भाषण में। मैंने उनको कहा, आपने विवेकानंद जी का ये उदाहरण भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतवासियों, नकल मत करो, किसी के पिछलग्गू मत बनो, अपने उद्यम से, अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ो, अपने साधनों से आगे बढ़ो, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। विदेशियों के पैसे के ऊपर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उधार से कोई देश कभी आगे नहीं चल सकता। इस बात का मूल मंत्र है। चाणक्य ने कहा कि राज्य का मूल धन है, वित्त है। वित्त का मूल धर्म है। धर्म और वित्त और राज, ये तीनों जब मिलते हैं तब सही राजनीति होती है। आज राज कहीं है, वित्त कहीं है और धर्म कहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हमें मजबूत और चाक चौबंद करना है। आपकी बहुत सारी मांगे हैं, मैंने देखी। क्यों आई हैं ये मांगे? ये तो सरकार को पलट मारते ठीक कर देनी चाहिए। जीएसटी क्यों नहीं ठीक हुई अभी तक? किसने रोका है आपको? राज्यों से ठीक बात क्यों नहीं करते? सबको उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? क्या परेशानी है? हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के।
वो बार बार बताते हैं कि ये इस तरह का गलत है, इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो। क्यों नहीं मानती सरकार? टैक्सों का ठीक ढंग से रैशनलाइजेशन क्यों नहीं होता? टैक्स हर साल क्यों बदल रहे हैं? एक लंबी तारीख रख के, लंबा लक्ष्य रख के टैक्सों की योजना क्यों नहीं बनती? तरह तरह के ये फर्में क्यों बनाए जा रहे हैं? मैंने कहा था संसद में कि जिस काम को अगर कोई आदमी यहाँ व्यापार करने आता है या शुरू करना चाहता है, तो जिन फार्मों को, प्रपत्रों को उसे भरना होता है, उसकी क्लियरेंस में 88 दिन लगते हैं। दुनिया में और देशों में भी उतने ही फार्म हैं, वही क्लियरेंसेस हैं, लेकिन सिंगापुर में 7 दिन लगते, हांगकांग में 11-12 दिन लगते, ज्यादा से ज्यादा किसी देश में दिन लगते हैं तो 20 दिन, 24 दिन, इससे ज्यादा लगते ही नहीं। क्यों? इसमें व्यापारी का क्या दोष है? आप सरकार को अपनी ठीक क्यों नहीं करते? ये टाइम क्यों लगता है? और सही टाइम काम कराने के लिए भी फार्म के नीचे पैसा क्यों लगाना पड़ता है? आप इसे ठीक कीजिए, ठीक हो जाएगा सब। हमने पता लगवाया था और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस पर एक रिपोर्ट दी है और उसने बताया उसमें कि कितने महकमे हैं जिसमें लोगों को घूस देनी पड़ती है। उसने कहा सेल्स टैक्स देनी पड़ती है कि नहीं? सच सच बताइए। इनकम टैक्स, एक्साइज, रेल का रिजर्वेशन कराने में देनी पड़ती है कि नहीं? बहुत ज्यादा है उसमें, तो 500 रुपए के टिकट पे 1000 रुपए की घूस देनी पड़ती है। और ये बिजली घर में और म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, हाउस टैक्स जमा कराने में, और बताइए बच्चों का एडमिशन कराने में, और अस्पताल में अपना कार्ड बनवाने में है। होती है कि नहीं होती है? सब जगह। ये क्यों होती है? ये बंद कराओ ना, काम जल्दी होना शुरू हो जाए ना। 11 महकमे हैं जिसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जाने पर घूस न देनी पड़े। मैं ऐसे ही बात कर रहा था एक दिन, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई साहब आप तो छोड़िए जनता की बात, मेरा काम यानी मुख्यमंत्री का काम भी बिना घूस दिए नहीं होता। तो इस बेचारे व्यापारी का क्या होगा? इसको कौन पूछेगा? सवाल यह है कि इसलिए आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। ये इसका विरोध होना है, इसको ठीक करना है, इसको दुरुस्त करना है। इससे सरकार दुरुस्त करे। व्यापारी को पागल कुत्ते ने काटा है जो अपना प्रदर्शन कर रहा है, लाठी खा रहा है और जेल जा रहा है। क्यों? और भी और आपको बताता हूं, अगर किसी का दिवाला निकल जाए, कोई अपना उद्योग बंद करना चाहे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम लगता है 1 साल का, और भारतवर्ष में टाइम लगता है 11 साल का। इंसॉल्वेंसी केस 11 बरस में कंपनी के ठीक होते हैं। इसे आप ठीक नहीं करते, दोष आप व्यापारी को देते हैं। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, व्यापार नहीं फैलता, लोग हिचकते हैं। आप भ्रष्टाचार करते हैं तो कौन आएगा यहाँ? भ्रष्टाचार करने के लिए कौन आएगा यहाँ? व्यापारी की सुरक्षा नहीं है, और अगर व्यापारी महिला है तो बिल्कुल ही सुरक्षा नहीं है। असुरक्षित कैसे हो सकता है? मैंने कहा उनसे परसों प्रश्नकाल के अंदर, हमने कहा ये बताइए कि ये देश में अगर इसी तरह की असुरक्षा रही तो दुकान कैसे खुलेगी? अगर ये हो कि शाम को 9 बजे के बाद घर जाने में मुश्किल है, पहुंचते पहुंचते 12 बजता है, तो कोई आदमी दुकान कैसे खोलेगा, कैसे बंद करेगा? सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, नियमों की कोई गारंटी नहीं है, नीति की कोई गारंटी नहीं है, तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? इसलिए मैंने देखा है आपकी मांगे बहुत जायज़ मांगे, वो पूरी होनी चाहिए, और इन मांगों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये केवल आप व्यापार को सुधारने की बात नहीं कर रहे, आप व्यापार की आज़ादी की बात कर रहे हैं।
आप देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, और किसान और व्यापार ये तो बिल्कुल मिला हुआ है। उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में होता है। अगर कृषि नष्ट हो जाए तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। किसान को अगर 4 पैसे मिलेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो क्या करेगा? कपड़ा खरीदे, साइकिल खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, और आमदनी बढ़ेगी मोटरसाइकिल खरीदेगा, मकान बनाएगा, बिटिया की शादी करेगा तो जेवर बनवाएगा, कपड़े खरीदेगा, पंखे लगवाएगा बिजली के, बढ़ई से काम करवाएगा, लकड़ी का व्यापार, ईंट का काम चलेगा, मकान बन रहा है, सीमेंट वाले का सीमेंट बिके। किसान जो 70% इस देश में है, अगर उसकी आमदनी बढ़ती है तो उसका सीधा असर व्यापार का व्यापारी का व्यापार चलता है तो कारखाने का काम चलता है। साइकिल तभी बिकेगी जब बनेगी जब आपके यहाँ बिकेगी, रेफ्रिजरेटर तभी बनेगा जब आपके यहाँ बिकेगा, ये पंखे तभी बनेंगे जब आपके यहाँ बिकेंगे। वरना वो कहता कारखाने वाला मार्केट डाउन है। डाउन है क्या मतलब है? कोई नीचे थोड़ी चला गया है। डाउन है का मतलब है कि पैसा नहीं है। पैसा सबसे ज्यादा जब तक किसान के पास नहीं आएगा। आप जुड़े हुए हो उसके साथ, इसलिए ये किसान और व्यापारी ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस बात को समझ के भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रकोष्ठ बनाया है, और इस प्रकोष्ठ का काम अपने माननीय श्री मिश्रा जी के पास वर्षों से है। बहुत कुशलता के साथ, बड़े संघर्ष के साथ वर्षों से मिश्रा जी इस काम में लगे हुए हैं। और 75 वर्ष के आप हो गए जब ये उम्र में 75 वर्ष के हैं। जब ये काम करते हैं तब 55 साल के होते हैं, और जब संघर्ष करते हैं तब 45 साल के होते हैं, और जब व्यापारियों का संगठन करते हैं तब 35 साल के होते हैं। हम भी इनके साथ हैं और आप सबके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। सारे देश के सब व्यापारियों को मिलके एक साथ काम करना चाहिए, जोर के साथ काम करना चाहिए।